सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वो हमारा टॉपिक होने वाला है मॉडल्स। मॉडल्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ किन परिस्थितियों में कौन से मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हम उसके एक्सेप्शन केसेस भी आज देखने वाले हैं कि कहाँ किस मॉडल में कौन सा एक्सेप्शन केस होता है। तो इन सब के बारे में आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। मॉडल्स गाइज ऐसा टॉपिक है कि हम पढ़ते तो हैं उसे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन रह जाता है। तो बेसिकली आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है उन कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस पे या कंफ्यूजन वाले सेंटेंसेस पर हम लोग ज्यादा बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले। मॉडल्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मॉडल्स में हमें क्या कुछ मिलने वाला है। तो मॉडल्स में गाइस सबसे पहली बात हमें ये समझना जरूरी है कि मॉडल जो है वो एक तरह की क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं कि भैया ये एक हेल्पिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है गाइस, हेल्पिंग वर्ब है। और हिंदी में कहना चाहें तो ये सहायक क्रिया है ना। जैसे इंग्लिश में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स काम करती हैं वैसे ही मॉडल ऑक्सिलरीज भी काम करती हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जब काम करती हैं वो ज्यादातर समय को दर्शाती है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, थ्योरेटिकली बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो समय को दर्शाने का काम वो ज्यादा करती हैं। उसी जगह अगर हम मॉडल ऑक्सिलरीज को देखते हैं तो वो समय को नहीं दर्शाती है, वो अलग अलग भावों को दर्शाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग या किस तरह के स्ट्रॉन्ग इमोशन को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हमारे मॉडल हैं। कैन और कुड जिनको हम लोग एक पेयर मानते हैं, मे एंड माइट आ जाता है, फिर शैल एंड शुड आ जाता है, विल एंड वुड आ जाता है, ओट टू आ जाता है, मस्ट आ जाता है, यूज टू आ जाता है, नीड और डेयर। ये हमारे टोटल मॉडल्स हैं। इनसे बाहर कोई मॉडल नहीं होता, ये सारे मॉडल्स हैं हमारे। उपयुक्त क्रियाएं यानी कि ये जो मॉडल्स होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। इनसे वर्ब के मूड यानी अवस्था या भाव का बोध होता है। यानी वर्ब जो है वो किस मूड में कही गई है ना। सामने वाले व्यक्ति का क्या इमोशन है, क्या भाव है, वो क्या बोध कराना चाह रहा है उसका हमें पता चलता है। और मोड है मूड का ही दूसरा नाम, यानी कि हम इसे मोड कहें चाहे मूड कहें एक ही बात होगी। इसी मोड या मूड को व्यक्त करते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स हैं या कहलाते हैं। ठीक है गाइस, तो यहां पर वक्ता जो है, जो भी वाक्य को कहने वाला है, वो किस मूड से उस बात को कह रहा है। मूड का मतलब इमोशन या भाव, हम इन शब्दों से भी समझ सकते हैं मूड को। ठीक है, तो कैन का प्रयोग निम्नांकित अवस्था में होता है। यानी कि सबसे पहला मॉडल हम जो डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट मॉडल, बेसिक मॉडल। हम लोग एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम किसी टॉपिक में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं ना, स्टार्टिंग करने की कोशिश करते हैं, तो स्टार्टिंग का 1 रूल 2 रूल 3 रूल हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। उसके बाद में ऐसा लगता है यार ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, फिर लगता है कि यार कंफ्यूजन हो रहा है, फिर लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, फिर हम उस टॉपिक को छोड़ देते हैं। इसलिए आप कभी भी पहले पढ़ा हुआ टॉपिक, इंग्लिश का खासकर, अगर पहले पढ़ा हुआ टॉपिक जो आपका इनकम्प्लीट पढ़ा हुआ है उसे अगर आप दोबारा से पढ़ते हो तो आप देखोगे, हमेशा नोटिस करोगे, स्टार्टिंग वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रीजन के वहां तक आप पहले ही 2-3 बार जब आपने एंटर करने की कोशिश की है उस टॉपिक में तो उसको अच्छे से समझ लिया है आपने। तो कैन भी वैसा ही कि हम सब लोग कैन बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण मात्र इतना है कि भैया कैन जो है अपने आप में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार उसका यूज कर चुके हैं। सकता या सकना के अर्थ में आता है। हिंदी में किस अर्थ में आता है, सकता या फिर सकना के अर्थ में आता है। ठीक है, तो इस अर्थ में हम लोग सामान्यतः कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैन का प्रयोग पावर दिखाता है यानी शक्ति को, एबिलिटी यानी योग्यता को, कैपेसिटी यानी कि सामर्थ्य या क्षमता को, एक्सप्रेस या अभिव्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना गाइस, ताकत जो है या फिर शक्ति जो है, पावर जो है, ये एक शारीरिक मुद्दा है। एबिलिटी या योग्यता जो है ये एक मानसिक मुद्दा है। और कैपेसिटी जो है, सामर्थ्य जो है, वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। भाई मैं कितना स्ट्रेस, कितना तनाव झेल सकता हूं, वो मेरी मानसिक योग्यता हो गई। मैं कितना वजन उठा सकता हूं,
तो वो मेरा कितना सामर्थ्य हुआ, वो मेरा शारीरिक सामर्थ्य होगा कि भाई मैक्सिमम मैं कितना उठा सकता हूँ, कि भाई मान लीजिए मैं मैक्सिमम 50 किलो तक उठा सकता हूँ, 70 किलो उठा सकता हूँ, 100, 150, 200, जितना भी जो भी व्यक्ति उठा सकता है, तो वह उसकी कैपेसिटी हो गई जहां तक वह किसी कार्य को कर सकता है। जैसे आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरह से तैर सकता हूँ। आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, मैं एक एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ा सकता हूँ। इस प्रकार के सेंटेंसेस में कैन का अर्थ जो है बी एबल टू या फिर बी केपेबल ऑफ या फिर नो हाउ टू होता है। बी एबल टू का मतलब क्या है, योग्य होना, मैं कौन सा कार्य करने के योग्य हूं। बी केपेबल ऑफ यानी कि मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, उसको दर्शाएगा कैपेसिटी के हिसाब से। नो हाउ टू, किसी भी कार्य को कैसे किया जाता है ये मैं जानता हूं। तो इन तीन अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं कैन का। जब भी हम कैन से बनने वाला वाक्य बनाएंगे या कैन का एग्जाम्पल बनाएंगे, तो बेसिकली वो या तो योग्यता बता रहा होगा या सामर्थ्य बता रहा होगा, या कोई भी कार्य कैसे किया जाता है इस प्रश्न का उत्तर दे रहा होगा। जैसे यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो, यू आर एबल टू स्विम, इन दोनों का अर्थ एक ही है, यानी कि तुम तैरने के योग्य हो। यू आर केपेबल ऑफ स्विमिंग, तुम तैरने के योग्य हो। यू नो हाउ टू स्विम, तुम जानते हो कि किस प्रकार से तैरा जाता है। तो अगर हम यू कैन स्विम को अगर हम अलग अलग तरीके से लिखना चाहें तो इन तीनों तरीके से लिख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इन तीनों का अर्थ एक समान ही रहेगा। कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए आता है। जहां भी हम अनुमति की बात करते हैं, और ये अनुमति कैसी होगी, ये हमेशा अनौपचारिक होगी। कैसी होगी, अनौपचारिक अनुमति देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम द शॉप, तुम दुकान से पेन खरीद सकते हो। कैन आई गो टू द सिनेमा टुनाइट, क्या मैं आज रात को सिनेमा देखने जा सकता हूँ, पिक्चर देखने जा सकता हूँ, फिल्म देखने जा सकता हूँ। कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं तुम्हारी डायरी देख सकता हूँ। तो ये सारे के सारे है ना, ये किसी निजी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है ना, किससे पूछा जा रहा है, किसी निजी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो इसमें ये अनौपचारिकता को दर्शाता है, यानी कि इनफॉर्मल परमिशन के लिए आता है। कैसी परमिशन के लिए आएगा ये, इनफॉर्मल या अनौपचारिक परमिशन के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में कैन का अर्थ बी अलाउड टू बी या बी अलाउड या टू बी परमिटेड टू के अर्थ में होता है कि भाई मुझे इस चीज की क्या चाहिए, अलाउ करने का मतलब भी अनुमति देना और परमिट करने का मतलब भी अनुमति देना। तो यहां अनुमति देना या लेना के अर्थ में आएगा। तो जब भी लेने के अर्थ में आएगा तो आपका जो वाक्य बनेगा वो वाक्य कैसा बनेगा, प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, कि क्या मैं घर जा सकता हूं। तो अब भाई अगर आप किसी से अनुमति ले रहे हो तो आपका वाक्य कैसा होगा, प्रश्नवाचक होगा। प्रश्नवाचक वाक्य के माध्यम से आप वहां पर अनुमति लेते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू आर अलाउड टू गो नाउ, तुम्हें अब जाने की अनुमति है। दोनों का एक ही अर्थ होगा, दोनों के भाव में या अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन के बदले मे का प्रयोग करना। कैन के बदले किसका प्रयोग करना, कैन के बदले मे का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर माना जाता है। परमिशन लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे के प्रयोग को ज्यादा बेहतर और उपयुक्त माना जाता है। अतः हम लोगों को परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग ही करना चाहिए, ना कि कैन का। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि अनुमति लेना या देना हो, वो भी फॉर्मल मैटर में, यानी कि औपचारिक स्थिति में। कैसी स्थिति में, औपचारिक स्थिति में अगर हमें परमिशन लेना है या देना है तो ये नीचे वाले दो नियम है, इनका प्रयोग करना चाहिए। हमें कैन का नहीं, मे का प्रयोग यहां पर करना चाहिए। तो अगर आप अपने प्रिंसिपल से परमिशन ले रहे हैं, क्लास टीचर से परमिशन ले रहे हैं, इनमें से किसी से अगर आप अनुमति लेने का काम करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर आप मे का प्रयोग करेंगे। यारों दोस्तों में, भाई बहनों में,
घर परिवार में आप कोई परमिशन ले रहे हैं, कोई परमिशन दे रहे हैं, तो आप कैन का प्रयोग वहां कर सकते हैं। अब अगर मैं पूछ लूं कि मे ज्यादा ठीक है कि कैन ज्यादा ठीक है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि मे हमेशा ज्यादा उपयुक्त माना जाएगा परमिशन लेने और परमिशन देने के सेंस में। नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं पॉसिबिलिटी, यानी संभावना को भी व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वी कैन सर्व आवर पीपल बेटर, यानी हम अपने लोगों की अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सेवा कर सकते हैं। दिस न्यूज कैन बी ट्रू, ये समाचार जो है ये सत्य हो सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी या संभावना को दर्शाया जा रहा है। कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है, सैद्धांतिक संभावना के लिए। देखो, एक तो होती है सैद्धांतिक संभावना, एक होती है व्यवहारिक संभावना। ठीक है, तो व्यवहारिक संभावना जहां होती है वहां हम मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन सैद्धांतिक संभावना जहां होती है वहां हम कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो सिद्धांत के हिसाब से अगर कोई भी बात आपको लगती है कि भाई संभावित है या संभावित नहीं है, ऑन द बेस ऑफ थ्योरी, सिद्धांत के हिसाब से, नियम के हिसाब से, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे। देखो, दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, ये समाचार जो है सत्य नहीं हो सकता। प्लेइंग स्टूडेंट्स कैन बी डेंजरस, खेलते हुए विद्यार्थी जो है खतरनाक हो सकते हैं। अब ये तो सिद्धांत की बात है भाई, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन सिद्धांत में कहा जाता है कि भाई हो सकते हैं। सिद्धांत में कहा जाता है कि भाई पृथ्वी जो है इतनी प्रदूषित हो गई है कि अगले 200 साल के अंदर पृथ्वी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा, ऐसा कहा जाता है। तो ये तो सैद्धांतिक संभावना है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है ये। ठीक है, ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। ठीक है, तो जो चीजें हैं कि जिन चीजों की संभावना लगती है, लेकिन वो संभावना केवल सिद्धांत मात्र से लग रही है, केवल किसी थ्योरी के माध्यम से लग रही है, तो वहां कैन का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है कैन का प्रयोग हैबिट, यानी आदत या नेचर, यानी कि स्वभाव को व्यक्त करने के लिए भी, एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। देखो, दिस पर्सन कैन बी लॉयल, ये व्यक्ति जो है कैसा हो सकता है? लॉयल हो सकता है, यानी कि विश्वसनीय हो सकता है। तो ये उसका नेचर है भाई, उस व्यक्ति का लॉयल होना क्या है? उस व्यक्ति का नेचर है, उसका स्वभाव है। आई एम श्योर दैट ही कैन नॉट बी एन अर्ली राइजर, अर्ली राइजर का मतलब सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति। तो मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि ये सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति तो नहीं हो सकता। तो सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति नहीं है, इस हिसाब से हम क्या बता रहे हैं? उसकी आदत बता रहे हैं कि भैया ये सुबह देरी से उठने वाला व्यक्ति है, जल्दी उठने वाला व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट आता है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के अंदर आ जाता है हमारा सी, हियर, टेस्ट और स्मेल, फील। ठीक है, सी का मतलब देखना, हियर का मतलब सुनना, टेस्ट का मतलब चखना, स्मेल का मतलब सूंघना, फ्रेगनेंस लेना, और फील का मतलब महसूस करना। यू कैन हियर मी, इनके साथ में भी कैन का प्रयोग होता है, तुम मुझे सुन सकते हो। यू कैन सी विथ योर आईज, तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। यानी कि जब भी हम अपनी इंद्रियों के कार्य बताएं, ये सब क्या है? इंद्रियां ही है ना, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो इंद्रियों के कार्य जब बताए जाते हैं, तो वो क्या कार्य बताने के लिए जिन वर्ब्स का प्रयोग होता है वो कौन सी होती है? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती है। तो उनको दर्शाने के लिए भी, उनके साथ भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। जब हम बताने का प्रयास करते हैं कि कौन सी इंद्री कौन सा काम करती है, तो उसके लिए कैन का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अधिकार व्यक्त करने के लिए। अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं पोजेशन। किसी भी चीज पर मुझे पोजेशन बताना है, अधिकार बताना है, ऑथोरिटी को शो करना है, तो वहां पर मैं किसका प्रयोग कर लूंगा? कैन का प्रयोग। यू कैन नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विद अ सेकेंड क्लास टिकट, तो तुम फर्स्ट क्लास का जो डब्बा है रेल का, उसमें सफर नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास सेकंड क्लास का टिकट है। तो यहाँ पे ऑथोरिटी बताई जा रही है कि तुम भाई किस में ट्रेवल कर सकते हो? तुम सेकंड क्लास में ट्रेवल कर सकते हो। तुम्हारी ऑथोरिटी कितनी है? तुम्हारा अधिकार कितना है? तुम्हारा अधिकार इतना ही है कि तुम सेकंड क्लास में ट्रेवल कर सकते हो, उसके आगे नहीं कर सकते। यू कांट लीव मी अलोन, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। यू कांट क्विट इन बिटवीन द गेम, तुम गेम को बीच में से नहीं छोड़ सकते। तो यहां पर आपको क्या क्या करने का अधिकार नहीं है, उसके आधार पर इसका इन वाक्यों को बनाया गया है। नेक्स्ट एंड सेकंड हम यहां पर देखते हैं, हम कुड का प्रयोग कर रहे हैं कि कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस के फॉर्म में किया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में
होता है। यानी कि कैन की पास्ट फॉर्म क्या है भैया, कैन की पास्ट फॉर्म है कुड। और इसका प्रयोग हम कैन का कुड कहाँ बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम कैन का कुड बनाते हैं। He said I can beat you in the race, डायरेक्ट स्पीच। He said that he could beat me in the race, तो यहां पर क्या हुआ, कैन का कुड में चेंज हो गया। I said I can solve this sum, I said that I could solve that sum, तो यहां पर भी क्या हुआ, कैन का कुड हो गया। इसके बारे में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, किसको कैसे प्रयोग करना है, ठीक है। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी, यानी भूतकाल में निहित जो आपकी योग्यता थी, शक्ति था या सामर्थ्य था, उसे एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आपने कई बार बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना होगा, जब हम छोटे थे ना, हम 2 किलोमीटर तक नदी तैर के चले जाते थे। जब हम छोटे थे तो हम यहाँ से अपने पास वाले गांव में, जो पास वाला सबसे नज़दीकी गांव है 7 किलोमीटर दूर है, वहाँ ऐसे शाम को दौड़ के ही चले जाते थे। तो भैया वो चले जाते थे, अब नहीं जा सकते। वो बताते हैं कि जब मैं 8वीं में था तो मुझे 20 तक के पहाड़े बिल्कुल ही उंगलियों पे याद थे, फिंगर टिप्स पे थे मेरे टेबल्स। तो भैया वो योग्यता या वो कैपेसिटी या वो पावर थी, यानी भूतकाल में थी, अब तो नहीं है। तो अगर भूतकाल में थी तो कैन का यूज नहीं कर सकते, तो भूतकाल में थी तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर कुड का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, मेरा भाई 16 साल की उम्र में कार चला सकता था। ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर सकता था। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड आउटरन हिम, यानी कि जब मैं छोटा था तब मैं उसे दौड़ने में हरा देता था। इस तरीके से हम जब भी भूतकाल की अपनी योग्यताएं बताएंगे, अपनी शक्तियां बताएंगे, अपना सामर्थ्य बताएंगे, उसके लिए कैन का यूज ना करके कुड का यूज हम करते हैं, ठीक है। आउटरन का मतलब होता है से अधिक तेज दौड़ना या दौड़ में आगे निकल जाना। नोट यहाँ पे क्या कहता है, उपरोक्त सेंटेंसेस में कुड के प्रयोग से क्षमता का बोध हो रहा है, कार्य के पूरे होने का नहीं। कोई कार्य या व्यापार समाप्त हुआ का बोध कराने के लिए वॉज, वर, एबल टू या मैनेज टू या सक्सीडेड, इनका प्रयोग होता है। यानी कि यहाँ पर केवल काम का होना बताया जा रहा है, काम का पूर्ण होना नहीं बताया जा रहा है। केवल ऐसा था, मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं बताया जा रहा कि भाई मैं जब छोटा था ना तो मैंने उसे रेस में हरा दिया था। बात यहाँ पर हरा दिया था वाली नहीं हो रही है, बात यहाँ पर हो रही है मैं हरा सकता था। मैं केवल अपनी पावर या पास्ट की कैपेसिटी बता रहा हूँ, कोई एक्चुअल इवेंट को रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कार्य का पूरा होने का बोध कराना चाहता हूं तो मुझे बोलना पड़ेगा वॉज एबल टू या वॉज मैनेज टू या वॉज सक्सीडेड इन इत्यादि का प्रयोग करके मैं बता सकता हूं कि भाई मैं ऐसा कर लेता था। कर सकता था नहीं, कर लेता था। तो कर सकता था तो कुड, कर लेता था तो फिर एबल टू, मैनेज टू या सक्सीडेड, इनका हम यहां पर प्रयोग करते हैं। ही कुड पास द एग्जाम, he could pass the board examination, he was able to pass the board examination, he passed the board examination। अब देखो he passed the board examination में उसका सामर्थ्य या क्षमता नहीं है, यहाँ पर बताया जा रहा है सीधा कि भाई उसने बोर्ड एग्जाम पास किया था, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुड का प्रयोग जो है पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। यानी कि अगर आपका वाक्य प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक वाक्य में अगर मैं बात करूं कि भैया मुझे किसी से विनम्र निवेदन करना है, कैसा करना है, विनम्र निवेदन करना है, या मुझे आज्ञा से संबंधित बात करनी है, आज्ञा लेनी है या देनी है, तो वहां पर कुड का प्रयोग किया जा सकता है। कुड यू हेल्प हर प्लीज, क्या तुम उसकी सहायता करोगे कृपया। कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ। कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days, क्या मैं तुम्हारी जो नोटबुक है, तुम्हारी CWSW कॉपी है, 2 दिन के लिए उधार ले सकता हूँ। कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या प्लीज तुम ये लेटर जो है इसे पोस्ट कर सकते हो। तो ये सारे के सारे जो है ना, इनमें आप देखोगे कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है। कौन से हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है या फिर परमिशन के भाव को दर्शाते हैं, ठीक है गाइस। पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन तथा मे की अपेक्षा कुड के प्रयोग को ज्यादा बेहतर और उपयुक्त माना जाता है। यानी कि अगर मैं सीरीज के अंदर देखूं तो नंबर 1 पे आएगा मेरा कुड, नंबर 2 पे आएगा मेरा मे,
नंबर 3 पे आएगा मेरा कैन। यानी कि अगर तीनों ऑप्शन में दिए गए हो तो मैं पहले चुनूंगा कुड को, क्योंकि वो पोलाइट रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। केवल परमिशन लेने देने की बात नहीं है, यहां पर पोलाइटनेस भी है। ठीक है, कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट टेंस के अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन का मतलब है अवास्तविक परिस्थिति, अवास्तविक परिस्थिति का मतलब क्या हो गया, काल्पनिक स्थिति के लिए। काल्पनिक परिस्थिति जो होगी वर्तमान की, उसे दर्शाने के लिए वाक्यों में किया जा सकता है। जैसे इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीद सकता था। इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम सफल हो जाते। किसी कंडीशन को, कंडीशन को मतलब क्या होता है कि जहां पर वाक्य जो है वो शर्तिया वाक्य बनते हैं। कुड यू लिफ्ट दैट बॉक्स इफ यू ट्राइड, अगर तुमने प्रयास किया होता तो क्या तुम वो बक्सा उठा सकते थे। कुड यू अकम्पनी मी टू दैट डेजर्टेड प्लेस, क्या तुम मेरे, अकम्पनी होने का मतलब होता है मेरे साथ चल सकते थे क्या, मेरे साथी बन सकते थे क्या। उस डेजर्टेड प्लेस का मतलब होता है, डेजर्टेड का मतलब है उस सुनसान स्थान के लिए, क्या उस सुनसान स्थान पर जाने के लिए क्या तुम मेरे साथी हो सकते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एक कार्य पर दूसरे कार्य की निर्भरता होती है। इंटेंशन या इरादा को व्यक्त करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आई कुड स्मैक हिज फेस, मैं उसके चेहरे पर चांटा मार सकता था, स्मैक का मतलब पीटना। आई कुड नॉट पास योर बिल्स, मैं तुम्हारे बिल्स जो हैं वो पास नहीं कर सकता था। तो इरादा या इंटेंशन बताने के लिए कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरे करने का मन है, वो सब बताने के लिए, उन सब को दर्शाने के लिए हम कुड का प्रयोग बहुत आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है गाइस मे की। तो मे का प्रयोग टू टेक और गिव परमिशन के लिए होता है, यानी कि लेने या देने के लिए, अनुमति लेने अथवा देने के भाव को व्यक्त करता है। हम आ गए हैं नंबर, वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो ये नंबर 2 है, लेकिन वैसे गिनोगे तो नंबर 3 है और वैसे गिनोगे तो नंबर 2 है। ठीक है, क्योंकि कैन और कुड को हम लोग एक ही पार्ट मानते हैं कि मेन या मेजरली जो हमारा मॉडल है वो तो कैन है, लेकिन उसकी पास्ट फॉर्म जो है वो कुड है। तो हम उस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर मे और माइट को भी हम लोग एक ही नंबर देते हैं, इसीलिए हम लोग इस तरीके से इसे पढ़ रहे हैं। तो सेकंड नंबर आता है हमारा मे। मे का प्रयोग जो है आज्ञा लेने या देने के लिए किया जाता है। इसकी बात मैं कर चुका हूं तो ज्यादा टाइम इस पे नहीं बिताएंगे। मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं। यस यू मे, हाँ तुम कर सकते हो। यहां पर वो क्या कर रहा था, आस्क फॉर अ परमिशन, परमिशन मांग रहा था। और यहां पर वो क्या कर रहा है, गिव द परमिशन, यानी कि यहां पर वो अनुमति देने का काम कर रहा है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, परमिशन मांग रहा है। नो यू मे नॉट, नहीं तुम नहीं आ सकते हो, है ना। इस तरीके से हम लोग जब देखते हैं किसी भी आज्ञा को लेने अथवा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इस प्रकार के वाक्य में मे का प्रयोग बी अलाउड टू के अर्थ में हुआ है, यानी कि आपको किसी भी चीज के लिए अलाउ करना है या आपको अलाउ कर दिया गया है, उस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू आर अलाउड टू गो नाउ, तुम्हें अब जाने की अनुमति है। दोनों अर्थ एक ही होंगे। फॉर्मल स्टाइल के अंदर बात कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, परमिशन देने के लिए, अनुमति देने के भाव को फॉर्मल स्टाइल यानी कि औपचारिक अवस्था, औपचारिक तरीका जो होगा परमिशन देने के लिए, उसके लिए मे का प्रयोग किया जाता है। उसको करने के लिए कैन से ज्यादा मे का प्रयोग प्रचलन में है। कैन अनौपचारिक स्थिति के लिए है, मे जो है वो औपचारिक स्थिति के लिए या फॉर्मल स्टाइल में इसका प्रयोग होता है। मे का प्रयोग रिस्पॉन्स पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना को दर्शा सकता है। अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आज बरसात हो सकती है, संभावना है लेकिन अनिश्चित है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन मुझे संभावना ज्यादा लग रही है कि हो सकती है। देखो एक रूल यहां बता देता हूं, ये मान लीजिए एक लाइन है जहां पर वास्तविकता में किसी कार्य का होना या ना होना, ये दो बिंदु पे बात हो रही है। किसी कार्य के होने की संभावना ज्यादा है तो मे का यूज करो, किसी कार्य के नहीं होने की संभावना ज्यादा है तो माइट का प्रयोग करो।
जब किसी कार्य के होने की संभावना अधिक हो तो मे का प्रयोग करना चाहिए, किसी कार्य के ना होने की संभावना अधिक हो तो माइट का प्रयोग करना चाहिए। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिमोट पॉसिबिलिटी। जैसे कि आसमान बिल्कुल साफ है, नॉर्मल हवा चल रही है, अब कुछ भी ऐसी स्थिति लग नहीं रही कि भाई बरसात होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है तो हमने कह दिया यार आज बरसात हो सकती है, लेकिन ना के बराबर संभावना है बरसात होने की, तो हम कहेंगे इट माइट रेन टुडे। लेकिन आकाश में काले बादल छा रहे हैं, हवा चलनी भी बंद हो गई, ह्यूमिडिटी हो रही है, उमस हो रही है बहुत ज्यादा, तो हम कहेंगे इट मे रेन टुडे, क्योंकि ये सारी स्थिति देखते हुए बरसात होने की संभावना ज्यादा है। तो जब किसी कार्य के होने की संभावना ज्यादा हो तो मे का यूज, और जब किसी कार्य के ना होने की संभावना ज्यादा हो तो माइट का यूज कर सकते हैं। कोई आपका दोस्त है, उसको जितनी बार भी कहीं घूमने चलने के लिए बुलाओ, हमेशा ही लेट आता है, हमेशा ही लेट आता है। तो आज उसके समय पर आने की संभावना कैसी है? तो आज उसके समय पर आने की संभावना माइट, क्योंकि हमेशा ही लेट आता है तो ऐसा लगता है आज भी लेट ही आएगा, कार्य के ना होने की संभावना ज्यादा है। कोई ऐसा मित्र है जो हमेशा टाइम पे आता है, तो उसके समय पर या टाइम पर आने की संभावना कितनी है? तो ज्यादा संभावना है कि वो टाइम पे आएगा, तो यहाँ पर आप मे का प्रयोग कर लोगे। इस तरीके से मे और माइट को देखना चाहिए। योर अंकल मे कम टुडे, तुम्हारे अंकल आज आ सकते हैं। विश यानी इच्छा को, प्रे यानी प्रार्थना को, ब्लेस यानी आशीर्वाद, कर्स यानी अभिश्राप या श्राप भी कह सकते हैं। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का यूज यहां पर किया जाता है। तो मे यू लॉन्ग लिव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे सक्सेस अटेंड यू, तुम्हें सफलता मिले। मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, तुम नरक में जाओ। ही मे लिव लॉन्गर, वो और लंबे समय तक जीवित रहे। तो इस प्रकार के कर्स वाले, इच्छा वाले, विश वाले जो वाक्य हैं उसमें मे का प्रयोग होता है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज, अब देखो क्लॉज से रिलेटेड रूल आ रहा है, क्लॉज हम पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट या सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तो इससे पर्पज या उद्देश्य का बोध हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज कौन से टेंस में होना चाहिए? पहली बात प्रेजेंट टेंस में। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन कौन से कंजक्शन आ सकते हैं? दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग हो सकता है। इससे अगर हमें पर्पस या उद्देश्य का बोध होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग किया जाता है या मे का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। देखो सबसे पहली बात, आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, ये मेरा आ गया प्रेजेंट टेंस के अंदर। सो दैट, ताकि, आई में सक्सीड, मैं सफल हो सकूं, तो प्रेजेंट टेंस में आ गया। उसके बाद कंजक्शन आ गया हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो इसके बाद वाला ये जो सेंटेंस बनेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो बनेगा उसके अंदर हम मे का प्रयोग करेंगे। किसमें कर रहे हैं हम? सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर कर रहे हैं। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं, ये प्रेजेंट टेंस और प्रिंसिपल क्लॉज। सो दैट, ताकि, ये हमारा कंजक्शन आ गया। वी मे लिव, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया। ठीक है, इस तरीके से वाक्य को बनाते हैं। वी ओबे आवर एल्डर्स इन ऑर्डर दैट वी मे प्रॉस्पर इन आवर लाइफ, हम अपने से जो बड़े लोग हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं ताकि हम लोग अपने जीवन में समृद्ध हो सकें। मे का प्रयोग अनसर्टेनिटी या सरप्राइज, अनिश्चितता, आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो अनसर्टेनिटी या सरप्राइज, अनिश्चितता या आश्चर्य के लिए। हाउ ओल्ड शी मे बी, अरे कितनी बूढ़ी है। हु मे बी देयर, अरे वहां कौन होगा। दिस न्यूज मे बी पॉसिबल, ये न्यूज जो है ये संभव है, ये समाचार जो है ये संभव है। इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमें मिल रहा है गाइस यहाँ पर माइट। तो माइट के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि ये हमारा नंबर 2 में ही आएगा। ये क्या है? ये मे की पास्ट फॉर्म है। तो मे के जितने भी नियम हैं, अगर उन नियमों को हम भूतकाल में अप्लाई करेंगे तो वहां पर माइट का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे कैन का पास्ट टेंस हो गया कुड, वैसे ही मे का हो गया माइट। तो माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस के फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, जैसा कि हम लोग इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में, नरेशन में भी पढ़ चुके हैं। यू मे गो नाउ, आई माइट गो देन, तो मे को किस में चेंज कर दिया? माइट में चेंज कर दिया।
ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो ही ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। इस तरीके से हम लोग इसे प्रयोग कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया था ना, अभी बताया 2 मिनट पहले, ये किसी कार्य के होने की संभावना अधिक, किसी कार्य के होने की संभावना कम। आपका दोस्त लेट आता है, आपका दोस्त टाइम पर आता है, तो मे और माइट का प्रयोग इस तरीके से हो सकता है। कम संभावना को व्यक्त करने के लिए हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं, जबकि मे का प्रयोग जो है मोर पॉसिबिलिटी, अधिक संभावना के भाव को एक्सप्रेस करता है। जैसे इट माइट रेन टुडे, कम संभावना, इट मे रेन टुडे, ज्यादा संभावना, यू माइट लव मी, कम संभावना, यू मे लव मी, अधिक संभावना, शी माइट कम लेट, कम संभावना, शी मे कम लेट, अधिक संभावना। तो जहां पर कम संभावना हो किसी काम के होने की, वहां पर किसका प्रयोग होगा? वहां पर प्रयोग हो जाएगा माइट का। जहां संभावना अधिक होगी वहां होगा मे का प्रयोग। जब किसी कार्य या व्यापार, व्यापार का मतलब गाइस यहां पर बिजनेस नहीं है, काम से है, कार्य से है, होने की बहुत अधिक संभावना हो तो कैन का प्रयोग होता है। अब यहां पर क्या हुआ? अब यहां पर एक चीज बदल गई। जैसे हमने अभी देखा, ये है संभावना अधिक, ये है संभावना कम, ये है अत्यधिक संभावना। तो यहां पर तो आ जाएगा हमारा मे, यहां आ जाएगा हमारा माइट, और यहां आ जाएगा हमारा कैन। इस तरीके से प्रयोग होगा, ठीक है। तो कैन से कम संभावना को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग होता है, और मे से कम संभावना होने के लिए माइट का प्रयोग होता है। या मैं इस कम संभावना को भी बोलूं कि संभावना ना होना, जहां किसी कार्य के होने की संभावना नहीं होने की संभावना ज्यादा प्रतीत होती है ना, वहां माइट का प्रयोग हो जाएगा। तो माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन, है ना, हमने कुड का प्रयोग भी देखा था पोलाइट रिक्वेस्ट में, और परमिशन के अंदर तो विनम्र निवेदन या अनुमति के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? अब स्टूडेंट कहेगा कि सर अगर मान लो माइट और कुड दोनों आ गया तो क्या लगाएं? तो सबसे पहला आपको चुनना है कुड। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा था। इस लेक्चर में क्या है, बहुत सारी जगह पर एक जो सिचुएशन है या एक जो आप कह सकते हो रूल है, डिनोट है, मूड है, एक्सप्रेशन है, भाव है, उस एक को दर्शाने के लिए एक से अधिक मॉडल का इस्तेमाल भी हो सकता है। ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जरूरी नहीं है किसी भाव को दर्शाने के लिए एक ही मॉडल आए, उस एक से अधिक मॉडल भी आ सकते हैं, उस एक से अधिक मॉडल का भी प्रयोग वहां पर हो सकता है। अगर ऐसी संभावना देखने को मिले जहां एक से अधिक मॉडल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वहां पर कोई ना कोई डिग्री का फर्क पड़ेगा। एक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एक थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा विनम्र निवेदन है, फॉर्मल विनम्र निवेदन है, तो कुड का प्रयोग कीजिए। सामान्य विनम्र निवेदन है तो माइट का प्रयोग भी किया जा सकता है। यू माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइस, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या तुम लोग थोड़ी कम आवाज कर सकते हो? तो ये क्या है, एक विनम्र निवेदन है। अब तक हम लोगों ने देखा कि पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन, कुड, मे, माइट का प्रयोग किया जाता है। यानी कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं, कुड का भी कर सकते हैं, मे का भी कर सकते हैं, माइट का भी कर सकते हैं। लेकिन कैन या मे की अपेक्षा अधिक विनम्रता और झिझक के साथ भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कुड और माइट का प्रयोग किया जाता है। यानी कैन और मे का प्रयोग कम होगा, कुड और माइट का प्रयोग अधिक किया जाएगा। कैन से ज्यादा पोलाइटनेस, विनम्रता के भाव को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करेंगे। तो वापस बात ये आ गई, कैन में पोलाइटनेस कम है, विनम्रता कम है, जबकि मे में पोलाइटनेस ज्यादा है, यानी कि विनम्रता ज्यादा है, ठीक है। सपोजिशनल सेंटेंस, सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग ज्यादातर इसका प्रयोग करते हैं कि मान लो, किसी चीज की कल्पना कर लो, है ना। कल्पनात्मक वाक्य जो होते हैं कि मान लो अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, मैं चाहता हूं काश ऐसा होता, तो काश, मान लो, अगर ऐसा होता तो, इन सब के अर्थ में सपोजिशनल सेंटेंस आते हैं। जैसे कि आई विश, वी विश, ही विशेस, शी विशेस, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज। अगर वाक्य के प्रारंभ में आपको ये सारी चीजें दिखाई दें
तो इनमें कोरी कल्पना का बोध होता है। कोरी कल्पना को एक्सप्रेस करने के लिए क्लॉज में माइट का प्रयोग करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है एडवांस इंग्लिश के। बेसिक इंग्लिश की बात नहीं हो रही है इस रूल में, इस रूल में हो रही है एडवांस इंग्लिश की बात। और एडवांस इंग्लिश में हम देखते हैं कि अगर वाक्य कल्पनात्मक हो, और कल्पनात्मक या कंडीशनल वाक्य बताने के लिए इन सब का प्रयोग होता है, तो इन सब का अगर प्रयोग हो रहा हो या इनमें से किसी का प्रयोग हो रहा हो वाक्य के प्रारंभ में, शुरुआत में आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इस वाक्य में क्या है, तो वहां माइट का प्रयोग होता है। इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यू माइट सक्सीड, तुम शायद सफल हो जाते। आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया, मुझे लगता है या काश, आई विश, काश उसने, सॉरी ही है ना, ही माइट हैव, काश उसने मदर इंडिया मूवी देखी होती। अगली हम बात करेंगे कोई सुझाव देने के लिए। सुझाव देने का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, अगर हम किसी को एडवाइस देते हैं, सुझाव देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसमें माइट का प्रयोग किया जाता है। यू माइट जस्ट एज वेल गो, तुम बस उतने ही अच्छे हो, बस तुम जैसा कर रहे हो वैसे करते रहो, बस तुम सफल हो जाओगे। यू माइट स्टे वेयर यू आर, तुम्हें वहीं रुकना चाहिए जहां तुम हो। तो जब सुझाव देने के अर्थ में आता है ना, तो ये कहीं ना कहीं चाहिए का अर्थ देना भी शुरू कर देता है। लेकिन चाहिए का अर्थ सुझाव में देगा, सलाह में नहीं देगा। सॉरी, सुझाव में देगा, सलाह में देगा, लेकिन राय जो होती है, एक जो होता है ना सजेस्ट करने वाला जो भाव होता है, सजेशन वाला जो भाव आता है, उसमें नहीं आएगा। ठीक है, एडवाइस में आएगा। राइट, इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम नंबर 3 पर आ चुके हैं, शैल की बात करेंगे। तो शैल, विल, शुड और वुड की अगर हम बात करें, एक बार में अगर इन चारों को हम ठीक से समझना चाहें, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि शैल और विल जो है, इनका प्रयोग हम लोग फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। इन्हीं की पास्ट फॉर्म जो है वो शुड भी होती है और यहां पर वुड हो जाती है। ठीक है, ये हमारी फ्यूचर टेंस है, जो कि प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस की तरफ जाएगा, और ये हमारा पास्ट टेंस है। इस तरीके से इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो शैल का प्रयोग अगर फर्स्ट पर्सन के साथ में हो, आई और वी के साथ में हो, तो फ्यूचर के किसी व्यापार, कार्य या घटना को व्यक्त करता है, जैसा हम लोग टेंस में पढ़ चुके हैं। आई शैल गो टू मुजफ्फरपुर टुमारो, मैं कल मुजफ्फरपुर जाऊंगा। वी शैल गो देयर टुनाइट, हम आज रात को वहां जाएंगे। तो सामान्यतः अगर मैं लगा रहा हूं आई या वी के साथ, अगर मैं शैल का प्रयोग कर रहा हूं, तो मैं केवल सामान्य, क्या बता रहा हूं, केवल सामान्य भविष्यत काल को दर्शा रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसके अलावा ज्यादा यहां पर कुछ नहीं कर रहा, जैसा हमने टेंस में पढ़ा। शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। एसएन का मतलब क्या है, सिंगुलर नाउन, पीएन का मतलब प्लूरल नाउन के साथ कमांड देने के लिए, मैं कोई आदेश दूं, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा या वादा करूं, थ्रेटन्ड, अगर मैं कोई धमकी दूं, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय दिखाऊं, कंपल्शन, अनिवार्यता को दर्शाऊं, तब उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखना कि शैल के साथ आई और वी आया, तब तो हम बात कर चुके, सिंपल फ्यूचरिटी दिखाएगा। आई और वी के अतिरिक्त कुछ भी आ जाता है, आई और वी के अतिरिक्त या अलावा कुछ भी आ जाता है, तो वो सारे के सारे भाव देना शुरू कर देगा। या तो कमांड या आदेश को दर्शाएगा, प्रॉमिस को दर्शाएगा, वादा या प्रतिज्ञा को, थ्रेटेंड यानी धमकी को, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प को, और अनिवार्यता को, कंपल्शन को दर्शाना शुरू कर देता है। मैं इंग्लिश में कई बार ग्रामर पढ़ाते समय बता चुका हूं, चैप्टर में भी बताया, किसी भी शब्द के या तो नियम का पालन कर लो, अगर नियम का पालन नहीं करा, उसके साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, अपना अर्थ बदल लेगा। तो यहां पर शैल क्या है, नियम के साथ पालन किया, तो प्यार से बता रहा था, आई और वी के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, इज्जत से बैठा था, भैया मेरा ये नियम है, आपने पालन कर लिया, सिंपल फ्यूचर टेंस दर्शा दिया, खत्म हो गई बात। आपने जबरदस्ती करी उसके साथ, मैं तो सेकंड पर्सन के साथ लगाऊंगा, यू के साथ लगाऊंगा, थर्ड पर्सन के साथ लगाऊंगा, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन के साथ लगाऊंगा, दे के साथ भी लगाऊंगा, तो ऐसी कंडीशन में वो कहेगा लगा ले, मैं अपने अर्थ को बदल लूंगा। मैं शैल में जो फ्यूचरिटी का अर्थ आता है वो बताऊंगा ही नहीं, मैं धमकी बताने लग जाऊंगा, मैं आदेश बताने लग जाऊंगा, मैं अनिवार्यता बताने लग जाऊंगा, मैं वादा बताने लग जाऊंगा, वो सारी चीजें बताना शुरू कर देगा। तो यही चीज यहां हो रही है।
कमांड या आदेश का अगर हम एग्जांपल देखें, यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, तुम ऑफिस के बाहर बैठोगे। ही शैल गो देयर एट वंस, वो तुरंत वहां जाएगा। इस प्रकार से वो आदेश करेगा। प्रॉमिस या प्रतिज्ञा, वादा बताने के लिए, यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, कल तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। ही शैल बी अवॉर्डेड, उसे पुरस्कार दिया जाएगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। धमकी, इफ यू डू दिस, अगर तुम ऐसा करते हो, यू शैल बी डिसमिस, तो तुम्हें यहां से निकाल दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। ही शैल बी पनिश्ड इफ ही डज दैट अगेन, उसे पनिशमेंट मिलेगा, यानी उसे सजा दी जाएगी अगर वह वैसा फिर से करता है तो। डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय, यू शैल गो देयर, तुम वहां जाओगे। ही शैल ओबे मी, वह मेरी आज्ञा का पालन करेगा। ऐसे ही कंपल्शन को देखें, यू शैल कम टू स्कूल एट 10, तुम्हें कल स्कूल 10 बजे आना है। स्टूडेंट शैल पे देयर फीस बाय 8th ऑफ एवरी मंथ, विद्यार्थी जो है प्रति माह की 8 तारीख तक अपनी फीस जमा करा देंगे। उनको फीस जमा कराना क्या है, अनिवार्यता है। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य जो लेट अस या लेट्स दोनों एक ही है, ये बस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। लेट्स से स्टार्ट होने वाले जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके क्वेश्चन टैग्स में, क्वेश्चन टैग क्या होता है कि नहीं हम बोलचाल की भाषा में क्वेश्चन टैग को क्या बोलते हैं, है कि नहीं। तो है कि नहीं जहां पर आए इंग्लिश में लास्ट में, चलें, चलो अपन घर चलते हैं, चलें, चलो अपन पढ़ लेते हैं, पढ़ें, चलो अपन खाना खा लेते हैं, खाएं। जब ऐसा भाव बने, जब है कि नहीं का भाव बने, तो वहां पर क्वेश्चन टैग बनता है। क्वेश्चन टैग बनता है मतलब लास्ट में हम लोग इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग करते हैं या इस तरीके के फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं। और जब लेट से कोई वाक्य प्रारंभ हो रहा हो और लास्ट में क्वेश्चन टैग बन रहा हो तो वो हमेशा शैल के साथ बनेगा, विल या उसके अलावा और अन्य जो है उनके साथ नहीं बनेगा। लेट्स डांस टुगेदर, शैल वी, चलो साथ में नाचते हैं, चलो नाचें। लेट्स प्ले, शैल वी, चलो खेलते हैं, खेलें। लेट्स वर्क टुगेदर, चलो साथ में काम करते हैं, शैल वी, क्या हम करें। इस तरीके का जब भाव बन रहा हो तो वहां पर आप देख सकते हैं शैल का प्रयोग किया जाता है। शैल का प्रयोग सजेशंस यानी सुझावों को एक्सप्रेस करने के लिए जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि जब प्रश्नवाचक वाक्य हो, तब हम शैल का प्रयोग करेंगे। अन्यथा किसका प्रयोग करेंगे, बताया था अभी, एडवाइस वगैरह के लिए बात हुई थी, है ना। चलिए, तो फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में होता है। शैल वी टॉक टू द हेडमैन, क्या हम जो प्रमुख आदमी है उससे बात करें। शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट खोलूं। तो जब सुझाव दिया जाता है, जब किसी को सजेशन दिया जाता है कि क्या हम ऐसा करें, और वाक्य होता है प्रश्नवाचक और सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन, तब हम शैल का प्रयोग वहां पर करते हैं। शैल का प्रयोग सिंपल फ्यूचरिटी यानी सामान्य भविष्य में होने वाली घटना, परमिशन अनुमति, डिजायर इच्छा को एक्सप्रेस करने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ में होता है। तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचरिटी की तो बात हम पहले ही कर चुके। यहाँ पर हमें दो चीजें और मिल गई, परमिशन और इच्छा या दृढ़ इच्छा को दर्शाने के लिए। जैसे कि शैल आई बी वेस्टिंग इन डेस्पेयर, क्या मैं निराशा में बर्बाद हो रहा हूं। तो इस प्रकार के जब वाक्य आते हैं तब भी इनका प्रयोग होता है। सिंपल फ्यूचरिटी बता रहा है। फिर शैल वी गो आउट, क्या हम बाहर चलें, परमिशन मांग रहा है। डिजायर इच्छा बताने के लिए शैल आई थ्रेड द निडल फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए सुई में धागा डाल दूं। इस प्रकार से प्रयोग होता है। ऑफिशियल रेगुलेशंस और लीगल नोटिस के केस में, अब ऑफिशियल रेगुलेशंस का मतलब होता है कि किसी भी कार्यालय में कोई आदेश आते हैं उनमें, या फिर लीगल का मतलब होता है वैध नोटिस होते हैं। नोटिस को तो नोटिस ही बोलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हिंदी में भी उसको नोटिस ही लिखा जाता है। वैसे अधिसूचना भी कह देते हैं कई बार इसे। तो कार्यालय का कोई आदेश हो, अधिसूचना हो, उस केस में भी इसका प्रयोग होता है। मेंबर्स शैल इलेक्ट द चेयरमैन, यानी कि जो भी सदस्य हैं वो सब मिलकर के चेयरमैन, सबसे प्रमुख व्यक्ति का चुनाव करेंगे। ट्रेसपासर्स शैल बी पनिश्ड, ट्रेसपासर्स उन्हें कहा जाता है जो लोग किसी और की संपत्ति पर बिना उसकी अनुमति के अगर प्रवेश करते हैं, है ना, तो उस प्रवेश को कहा जाता है ट्रेसपासिंग। इंडिया में तो खैर इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन विदेशों में इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। लोग बाग छोटी छोटी, मतलब आप, मेरे घर के बाहर गार्डन बना हुआ है, कोई उसके गार्डन में भी आके खड़ा हो जाता है तो उसे ट्रेसपासिंग माना जाता है कि भाई अवैध मेरे घर में प्रवेश कर रहा है।
उसके लिए तुरंत वो पुलिस को फोन कर देते कि साहब ये ट्रेस पासिंग कर रहा था, और वहाँ की पुलिस जो है वो ट्रेस पासिंग को बहुत सीरियसली लेती है, ऐसा नहीं मजाक में नहीं लेती है उसको। तो ट्रेस पासिंग शैल बी पनिश्ड, ट्रेस पासर्स जो भी अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं उन्हें सजा दी जाएगी। तो ये क्या है, लीगल नोटिस है या ऑफिशियल रेगुलेशंस है, उसके लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। किसी से ये पूछने के लिए कि क्या ऐसा किए जाने पर कोई आपत्ति तो नहीं है, कर्ता ऐसा करना पसंद करेगा, यानी कि क्या ऐसा करना ठीक है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं ऐसा करूं तो। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूं। शैल द बॉय वेट, क्या वह लड़का प्रतीक्षा करेगा। तो सामने वाले से जब हम ऐसा पूछते हैं कि ऐसा क्या ऐसा किया जाने पर आपत्ति तो नहीं, या कर्ता ऐसा करना पसंद करेगा अथवा नहीं करेगा, तो यानी कि जहां पर बात डामाडोल में हो, जहां पर अनिश्चितता की स्थिति हो, वहां शैल का प्रयोग किया जाता है। आदेशों के लिए, ये सब भविष्य वाले होंगे, ध्यान रखना। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों के लिए, स्पेकुलेशंस अनुमानों को एक्सप्रेस करने वाले, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ में शैल का प्रयोग होता है। जैसे ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन, आदेश या निर्देश दिया जा रहा है, व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर, मैं आपके बच्चों के लिए क्या कर सकता हूं श्रीमान। स्पेकुलेशंस का मतलब है अनुमान लगाने के लिए, व्हाट शैल आई डू इन अ मंथ, मैं एक महीने में क्या करूंगा। शुड का प्रयोग जो है शैल के पास्ट टेंस की फॉर्म में होता है, बात हम पहले ही कर चुके, मैंने बहुत अच्छे से उसको एक चार्ट बना के समझा दिया था, शैल और विल का दोनों का एक साथ। तो शुड का प्रयोग कब होता है, जब शैल की पास्ट फॉर्म के रूप में इसका प्रयोग करना होता है। और कहां होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। आई शैल नॉट डू दिस वर्क, आई शुड नॉट डू दैट वर्क। फिर विल यू हेल्प मी, आई शुड हेल्प हिम, है ना। यहां पर आप चाहो तो विल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, विल के साथ में यहां पर शैल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन जब तक ये यू का आई बन रहा है ना, जब तक ये आई बन रहा है, यहां पर आई से आई या यू से आई बन रहा है, वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तक कोई समस्या नहीं है। तो अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे होंगे वो बड़ा कंफ्यूज होकर पूछेंगे, सर आपने तो वहां पे लंबी चौड़ी रामकथा सुनाई थी कि शैल का वुड हो जाता है। शैल का वुड हो जाता है जब हमारा सब्जेक्ट आई में चेंज ना होकर किसी अन्य कर्ता के रूप में चेंज होता है, जब आई का आई ही रह जाता है, फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन ही रह जाता है, तब हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। शुड का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशंस यानी कि नैतिक उत्तरदायित्व जो है हमारा, या कई बार इसे मौलिक उत्तरदायित्व भी कह देते हैं, दायित्व या उत्तरदायित्व, मौलिक या नैतिक उत्तरदायित्व होता है, या कर्तव्य ड्यूटी का बोध कराने वाले वाक्यों में हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। वन शुड लव वंस कंट्री, कोई भी व्यक्ति जो है उसे अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो ये अपने देश से प्रेम करना क्या है, एक नैतिक जिम्मेदारी है। वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये एक नैतिक कर्तव्य है। यू शुड नॉट क्वेरल विथ योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ नहीं झगड़ना चाहिए, ये एक नैतिक कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन भी है। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता का या जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ये उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है। शुड हैव का प्रयोग पास्ट ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब देखो, ये हो गया प्रेजेंट टेंस और ये हो गया पास्ट टेंस, ठीक है। तो यहां पर प्रेजेंट टेंस में आया मेरा शैल, इसकी पास्ट फॉर्म मैंने बनाई शुड, ये पास्ट टेंस में चल रहा है। लेकिन जब चाहिए के अर्थ में, यानी कि इन अर्थों में, नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी के भाव में अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो यहां पर चलेगा शुड, और इस शुड की पास्ट फॉर्म है शुड हैव। इस बात को समझो, है ना। प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में शैल का शुड कब होगा, जब हम इस रूल की बात करेंगे। लेकिन जब ये रूल खत्म हो गया, इस अर्थ में बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है नैतिक दायित्व के अर्थ में या मॉरल ड्यूटी के अर्थ में, तो शुड जो है वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। अब इसकी अगर पास्ट फॉर्म बनानी है तो शुड हैव का प्रयोग करो, बस इतनी सी बात है यहाँ पे। शुड हैव का प्रयोग पास्ट ड्यूटी को या पास्ट मॉरल ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे बट आई फॉरगेट ऑल अबाउट इट, मुझे कल मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी, ये मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है मेरा, तो लेकिन मैं उसके बारे में पूर्णतः भूल गया। ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग अगो, उसे पहले ही पैसा चुका देना चाहिए था। शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, सलाह अथवा सुझाव के लिए। सलाह अथवा सुझाव के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता
है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, तुम्हें उसकी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। वी शुड नॉट गिव द चाइल्ड अ नाइफ टू प्ले विथ, हमें एक बच्चे को चाकू नहीं देना चाहिए खेलने के लिए। ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर वंस, उसे एक बार डॉक्टर से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम वाइन, तुम्हें वाइन से दूर रहना चाहिए। तो जहां पर भी हिंदी में हमें मिलता है चाहिए का अर्थ, और वो चाहिए सलाह अथवा सुझाव के अर्थ में है, तो वहां पर हमें शुड का प्रयोग कर लेना चाहिए। शुड का प्रयोग सपोजिशन, वही कल्पना को एक्सप्रेस करने के लिए कंडीशनल क्लॉज में होता है। कंडीशनल क्लॉज की हम बात कर चुके हैं, जहां पर एक कार्य की निर्भरता दूसरे कार्य पर होती है। इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, अगर बरसात आती है वे नहीं आएंगे। इफ शी शुड सी मी हियर शी विल बी एनॉयड, अगर वह मुझे, यदि वह मुझे यहाँ देखेगी या यदि वह मुझे यहाँ देखती है तो वह नाराज हो जाएगी। शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। आई थिंक ही शुड कम टुमारो, मुझे लगता है उसे कल आना चाहिए, ठीक है, या उसके आने की संभावना कल है, यानी कि वह कल आएगा। दे शुड विन द मैच, मुझे लगता है ये मैच जीत जाएंगे। तो संभावना को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। शुड का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कंडीशनल क्लॉज में होता है। इसमें संदेह का भाव निहित रहता है या संदेह के बाद का भाव का बोध होता है। कंडीशनल क्लॉज का मतलब क्या है, वही शर्तिया वाक्य, एक पर दूसरा निर्भर है। लेकिन यहां पर संभावना कैसी है, कम संभावना है, और कम संभावना होते हुए सस्पिशन हो रहा है, संदेह का बोध हो रहा है कि भाई होगा कि नहीं होगा, कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा पता नहीं। इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, यदि वह आता भी है तो उसे कहना कि मेरे लिए वेट करे। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में इफ ही शुड कम का अर्थ है उसके आने की कम संभावना है, फिर भी अगर वह आ जाता है तो उसे कहना कि मेरा इंतजार करे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट होने वाले क्लॉज में पर्पस या रिजल्ट, उद्देश्य या परिणाम को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का प्रयोग होता है। वी डिड इट केयरफुली सो दैट वन शुड सी इट, उसने इसे बहुत सावधानी पूर्वक किया ताकि कोई भी व्यक्ति इसे देख सके। He did it in order that all should be satisfied, उसने ऐसा इसलिए किया ताकि सभी लोग जो है वो संतुष्ट हो सके। तो इस प्रकार के वाक्यों में जब भी उद्देश्य या परिणाम की बात हो, ऐसे वाक्य जो उद्देश्य या परिणाम को दर्शाते हो, उनमें हम शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, इस चीज का थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान रखना है। शुड का प्रयोग लीस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस, नकारात्मक उद्देश्य को बताता है। किसके बाद, लीस्ट के बाद में हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए, ये तो होना ही होना है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है, छोटे से छोटे एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम में इस रूल पर क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना। लीस्ट के बाद जो ये क्वेश्चन बनने की बात आ रही है, किसी भी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। ही रैन फास्ट लीस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वो तेज भाग रहा था कहीं उसकी ट्रेन ना छूट जाए। वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं तुम असफल ना हो जाओ, फेल ना हो जाओ। टेक हीड लीस्ट यू शुड फेल, थोड़ा सा इस चीज का हीड लो, हीड लेने का मतलब इसका थोड़ा जोर लेकर के इसका काम करो, कहीं तुम गिर ना जाओ, है ना। टेक हीड, थोड़ा ध्यान दो इस चीज पर। शुड का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब्स और फ्रेजेस के बाद डिटर्मिनेशन या विलिंगनेस या थ्रेट या ऑर्डर या प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया यहां पर दृढ़ निश्चय, विलिंगनेस का मतलब इच्छा, थ्रेट्स का मतलब धमकी, ऑर्डर का मतलब आदेश, और प्रॉमिस का मतलब वादा या प्रतिज्ञा। इनका जब हम प्रयोग करते हैं तब सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब्स या फ्रेज के बाद हम लोगों को शुड का प्रयोग करना चाहिए। आई प्रॉमिस, अब यहां वादा कर रहा है, माई सन, अपने बेटे से मैंने वादा किया था दैट वी शुड हैव अ न्यू बुक, कि हम एक नई किताब लाएंगे। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसमें, तो सबऑर्डिनेट कौन सा है क्लॉज, ये वाला क्लॉज हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसमें हमने किसका प्रयोग किया, शुड का प्रयोग किया, क्योंकि यहां पर वादा आ रहा है। आई हैव ऑर्डर्ड दैट ही शुड प्ले टुडे, मैंने ये आदेश दिया है कि वह आज खेले। ठीक है। द ऑफिसर गेव ऑर्डर्स दैट वी शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, ऑफिसर ने ये आदेश दिया है कि हमारा ठीक से ध्यान रखा जाए। इज योर एल्डर ब्रदर विलिंग दैट यू शुड गो अब्रॉड,
क्या तुम्हारा बड़ा भाई जो है वह ये चाहता है कि तुम अब्रॉड जाओ, तुम विदेश जाओ। शुड का प्रयोग फॉर्मल नोटिसेस और इंस्ट्रक्शंस। फॉर्मल नोटिस का मतलब तो नोटिस, फॉर्मल का मतलब औपचारिक जो नोटिस होते हैं, हालांकि ये लीगल नोटिस जैसे ही होते हैं, लेकिन लीगल में क्या होता है कि कानून और जो हमारे कोर्ट है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस में जो मेरा सीनियर है उसने मुझे कोई आदेश दिया, उसने मुझे कोई नोटिस भेजा, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एक फॉर्मल नोटिस हो गया। लीगल नोटिस कोर्ट के माध्यम से आता है, फॉर्मल नोटिस बिना कोर्ट के माध्यम से आ जाता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन यानी कि जो निर्देश हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। कैंडिडेट को सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। हालांकि अगर प्रश्न ये आ जाए ना, तो इसमें अगर मस्ट मिल जाए ना ऑप्शन में, अगर मस्ट नहीं मिले तो शुड पर दिमाग लगाना, मस्ट मिल जाए तो मस्ट भी कर देना, मस्ट भी सही है। योर एप्लीकेशन शुड रीच हियर बिफोर 26 जनवरी 2020। आपकी एप्लीकेशन यहाँ पहुंच जानी चाहिए 26 जनवरी 2020 से पहले पहले। शुड का प्रयोग कंडीशनल शर्तिया वाक्यों को एक्सप्रेस करने के लिए भी आता है। शुड ही नॉट कम व्हाट शैल वी डू। यदि वह नहीं आता है तो हम क्या करेंगे। इफ ही शुड नॉट कम, अगर वह नहीं आता है, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे। शुड एनीबडी ऑब्जेक्ट डू नॉट कम। क्या कोई व्यक्ति जो है इस पर ऑब्जेक्ट करेगा, इस पर विरोध प्रकट करेगा, डू नॉट कम, यदि वह नहीं आता है तो। इस तरीके का वाक्य होता है। शुड का प्रयोग अनरियल सिचुएशन, अवास्तविक स्थिति, वही काल्पनिक स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में पोलाइट एडवाइस या इंप्रूवमेंट, सुधार के लिए दिए गए डांट फटकार के लिए होता है। इफ ही वर यू ही शुड नॉट डू इट। अगर वह तुम होते तो वह ऐसा नहीं करता। इफ आई वर यू आई शुड नॉट चीट हिम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता तो मैं उसे चीट नहीं करता, मैं उसे धोखा नहीं देता। इस तरह से वाक्य बनता है। नेक्स्ट गाइज हम यहां पर बात कर रहे हैं विल के बारे में। विल हो गया हमारा नंबर 4। ये गाइज हमारा मॉडल नंबर 4 है। तो विल का प्रयोग जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, वो तो बात हो ही गई, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सब्जेक्ट यानी यू, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन के साथ फ्यूचर के किसी कार्य, व्यापार, घटना, एक्सप्रेस को करने के लिए किया जाता है। अब देख लो भैया फटाफट से यहां पे शैल और विल। अगर फर्स्ट पर्सन के साथ आया शैल तो बताएगा सिंपल फ्यूचरिटी, और अगर सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ आया शैल तो XYZ जितने रूल हैं वो सब बताएगा। फर्स्ट पर्सन के साथ अगर विल आया तो XYZ जितने रूल है वो बताएगा। थर्ड या सेकंड पर्सन के साथ आया तो फिर सिंपल फ्यूचरिटी दर्शाएगा। ऐसे कॉन्ट्रास्ट में चलता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन शैल के साथ तो सिंपल फ्यूचरिटी, और विल के साथ तो बाकी के नियम। सेकंड और थर्ड पर्सन शैल के साथ तो बाकी के नियम, और विल के साथ तो सिंपल फ्यूचरिटी। इस तरीके से ही काम करेगा। यू विल गो टू जमशेदपुर टुमारो, कल तुम जमशेदपुर जाओगे। ही विल हेल्प हर, वह उसकी सहायता करेगा। दे विल कम बैक सून, वे जल्दी वापस आएंगे। शी विल मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने राकेश से शादी करेगी। अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि सामान्यतः केवल भविष्यत काल को दर्शाया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा है, केवल फ्यूचर टेंस को बता रहा है, फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए गाइस देखते हैं आगे। विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स आई और वी के साथ अगर होगा तो डिटर्मिनेशन। वहां पर भी यही रूल था, लेकिन वहां पर रूल क्या था कि अगर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हुआ, अगर विल किसके साथ हुआ, सॉरी शैल किसके साथ हुआ, सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ में अगर शैल हुआ तो दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, विलिंगनेस इत्यादि को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड पे समझा, बिल्कुल वही बात बता रहा है। तो डिटर्मिनेशन के लिए कैसा आ गया, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, मैं जज के सामने सरेंडर या आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। वी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन, हम उसे अनुमति नहीं देंगे कि वह अंदर आए। प्रॉमिस को बताने के लिए आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ करूंगा। वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन, हम इस परीक्षा में तुम्हारी मदद करने का प्रयास करेंगे। थ्रेटनिंग धमकी, आई विल किल हिम, मैं उसे जान से मार दूंगा। वी विल स्पॉइल यू, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। विलिंगनेस या इच्छा बताने के लिए आई विल गो टू राजगीर विथ वाइफ, मैं राजगीर जाऊंगा पत्नी के साथ।
वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू, हम उससे निवेदन करेंगे कि वह तुम्हारी मदद करे। ठीक है, तो सेम बात चल रही है, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस बात यह है कि आई और वी के साथ में यहां पर विल लग रहा है, इसलिए अलग से अर्थ देने लगा। अगर इन दोनों के अलावा किसी के साथ लगता तो सामान्य भविष्यत काल तक दिखाता और कुछ भी और कोई भी एडिशनल रूल यहां पर अप्लाई नहीं होता। विल का प्रयोग सेकंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए होता है, सूचना प्राप्त करने के लिए होता है। यानी अगर मैं कुछ जानना चाहता हूं तो उसके लिए सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में किसका प्रयोग कर लूंगा, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग कर लूंगा। कैसे? विल यू बाय अ रेडियो सेट टुडे, क्या तुम आज एक रेडियो सेट खरीदोगे, ये जानकारी मैं प्राप्त करना चाहता हूं। विल ही गो टू राजगीर टुमारो, क्या वह कल राजगीर जाएगा, तो यहां पर भी मैं केवल सूचना या जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। विल का प्रयोग जो है निमंत्रण के लिए होता है, रिक्वेस्ट या आग्रह के लिए होता है, इंस्ट्रक्शन निर्देश के लिए होता है, ऑर्डर आदेश के लिए होता है, इनएविटेबिलिटी अवश्य संभावितता यानी जिस कार्य का होना निश्चित हो उस भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। विल यू कम टू डिनर, क्या तुम डिनर करने आओगे, इन्विटेशन है। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, रिक्वेस्ट है। सेंटेंस चल रहा है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर के आओ। अब ये सेंटेंस कैसा है, तो ये क्वेश्चन टैग के हिसाब से, किस फॉर्मेट में है, ये क्वेश्चन टैग के फॉर्मेट में है। इनएविटेबिलिटी के लिए एक्सीडेंट्स विल हैपन, यानी कि अपरिहार्य, ऐसा हो ही नहीं सकता दुनिया में, कोई भी कुछ भी कर लो दुर्घटनाएं होंगी ही होंगी, ऐसा कार्य जो होना ही होना है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको बताने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। बी ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है किसी चीज से, किसी चीज के लिए कृतज्ञ होना, कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ होना, आभारी होना, है ना, ज्यादा शब्द अच्छा है, आभारी होना। बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपेल्ड, बी एट अ लॉस, बी एबल, बी अनेबल का प्रयोग किसी सेंटेंस में हो तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, ना कि विल का। तो अब अगर हमें ये नियम याद नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई और वी के साथ हम वैसे भी शैल का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ये नियम याद है तो विल लगाने की गलती करने से हम यहां पर बच सकते हैं। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपके प्रति आभारी हूं। आई शैल बी एबल टू डू इट, मैं ये कार्य करने में समर्थ हूं। विल नॉट या वोंट का प्रयोग रिफ्यूजल या इनकार के लिए किया जाता है, कि जब भी किसी काम के लिए मना करना हो। अब देखो विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वोंट। वोंट का मतलब क्या होता है, विल नॉट होता है, उसको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। आई वोंट डू इट एनी कॉस्ट, मैं किसी कीमत पर ये नहीं करूंगा। द कार वोंट स्टार्ट या विल नॉट स्टार्ट, यहां पर जहां पर वोंट है वहां पर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, विल नॉट लिख सकता हूं, क्योंकि भाव मेरा नकारात्मक का ही आएगा, और वाक्य अगर नकारात्मक होता है तो किसी कार्य को इनकार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वुड का प्रयोग इच्छा प्रकट करने के लिए किया जाता है, मेरी कोई इच्छा है उसे दर्शाने के लिए अगर मैं प्रयोग करूंगा तो वुड का प्रयोग करूंगा, ठीक है, इच्छा को प्रकट करने के लिए। लेट हिम डू व्हाट ही वुड, उसे करने दो जो भी वो चाहे। कम व्हेनेवर यू वुड, जब भी आना हो तब आना। संभावना या पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी वुड का इस्तेमाल होता है। शी वुड बी अबाउट 60 व्हेन शी डाइड, जब वह मरेगी तब लगभग 7 साल की हो चुकी होगी। ही वुड बी हर हस्बैंड, वह उसका पति होगा। अब संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए वुड का प्रयोग होता है, ये हम लोग कंडीशनल्स में बात कर चुके हैं। दे वुड बी किल्ड इफ द कार स्टॉप्ड, अगर कार रुकी तो वे मार दिए जाएंगे। दे वुड हैव बीन किल्ड इफ द कार हैड रोल्ड डाउन, अगर कार रुकती है, रोल डाउन का मतलब भी होता है रुकना, तो उन्हें मार दिया जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ इच्छा को या इरादे को व्यक्त करने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस हम बात कर ही चुके हैं, शर्तिया वाक्य होते हैं। तो शर्तिया वाक्यों में जब हमें इच्छा को दर्शाना हो या इरादे को दर्शाना हो तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ में वुड का प्रयोग करते हैं। वी वुड हैव कम इफ इट हैड नॉट रेन्ड, हम आ सकते थे या हम आ चुके होते अगर बरसात नहीं हुई होती तो। वुड दैट ही वर हियर, यदि वह यहां होता। आई विश दैट ही वर हियर, मैं इच्छा करता हूं कि वह यहां होता। वुड लाइक टू का प्रयोग विश या इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, आई वुड लाइक टू,
क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, या आई वुड लाइक टू सी यू इन पर्सनल, आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू ईट। इस तरह की जब वर्ब्स होती हैं तब वहां पर आई वुड लाइक टू का प्रयोग किया जाता है कि मतलब ये कार्य करने में मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पसंद है, या मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं ऐसा करूं। आई वुड लाइक टू बी अ हेल्प टू यू, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे लिए सहायक हो सकूं, तो ऐसे। ठीक है। भूतकाल में घटित हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल एक्शन का मतलब है आदतन क्रिया, ऐसी क्रियाएं जो आदत के कारण की जाती हो। तो आदतन क्रिया को व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग होता है। ही वुड सिट इन द गार्डन फॉर आवर्स, वह घंटों तक गार्डन में बैठा रहता था। ऑन संडेज ही वुड विजिट हिज रिलेटिव्स, संडेज को वह अपने रिलेटिव्स या रिश्तेदारों से मिलने जाता था। पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए भी, तो ध्यान रखना, माइट, कुड, शुड, वुड, ये चारों के चारों पोलाइट रिक्वेस्ट में काम में आते हैं। वुड यू प्लीज कम फॉर अ कप ऑफ टी, क्या आप प्लीज आएंगे एक कप चाय मेरे साथ पीने। वुड यू प्लीज लिफ्ट अ चेयर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए प्लीज वो चेयर उठा सकते हैं। भूतकाल को प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। ही सेड दैट ही वुड सर्टेनली कम, उसने कहा था कि वह निश्चित तौर पर आएगा। यू टोल्ड अस दैट यू वुड कंप्लीट योर वर्क वेरी सून, तुमने हमसे कहा था कि तुम अपना कार्य बहुत जल्दी पूरा कर लोगे। भूतकाल में वुड का प्रयोग डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय को बताने के लिए किया जाता है। ही वुड हैव हिज ओन वे, यानी कि उसका तो अपना खुद का ही रास्ता, उसका अपना तरीका है, अपने तरीके से काम करता है। ही वॉज डिटरमाइंड टू हैव हिज ओन वे, यानी कि वह पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी था कि उसका अपना रास्ता है या वह अपने तरीके से ही किसी कार्य को करेगा। दोनों का अर्थ समान है। वुड का प्रयोग पास्ट विलिंगनेस, यानी कि भूतकाल में कोई इच्छा रही हो, भूतकालिक इच्छा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, उसने मुझे कहा था कि वह मेरी मदद करेगी। आई वुड डू एज यू डिड, मैं वैसा ही करता जैसा तुमने किया। वुड का प्रयोग प्रेफरेंसेस यानी पसंद या प्राथमिकता, और चॉइस, चॉइस का मतलब भी पसंद या चुनाव को या प्राथमिकता को ही बताता है। आई वुड रेदर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। शी वुड रेदर वर्क हार्ड देन चीट, यानी कि वह धोखा देना या चीटिंग करने से ज्यादा वह कठिन परिश्रम करना पसंद करेगी। जब कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री पे भी हम लोग बात कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में, जहां पर हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स की या एडवर्ब्स की, जहां पर हम लोग सामान्य हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब है, फिर कंपैरेटिव है, फिर सुपरलेटिव है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो इसमें से सेकंड नंबर वाले की बात हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है। ऐसे सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग प्रेफरेंस या चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, तो वुड के बाद रेदर या सूनर का प्रयोग किया जाता है। तो वुड का प्रयोग रेदर या सूनर के साथ होगा। नेक्स्ट है वुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की अनरियल कंडीशन यानी कोरी कल्पनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, तो वुड के बाद रेदर या सूनर का प्रयोग होता है। आई वुड रेदर गो देयर इफ आई वर इन्वाइटेड, मैं वहां जाता अगर मुझे आमंत्रित किया गया होता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड एरेडिकेट पोवर्टी, अगर मैं प्रधानमंत्री होता भारत का तो मैं गरीबी को समाप्त कर देता। इस प्रकार के सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लॉज में पॉसिबिलिटी या संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए वुड के बदले कुड या माइट का प्रयोग एक्सप्रेस होता है, यानी कि जहां पर आप वुड लगा रहे हो वहां पर चाहो तो कुड या माइट का प्रयोग भी कर सकते हो। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल, मैं एक मोटरसाइकिल खरीद सकता था। इफ यू हैड कम हियर, अगर तुम यहां आए होते, यू माइट हैव डन वेल, तुमने इस कार्य को अच्छे से किया होता। तो गाइज मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत सारे पॉइंट्स हमें यहाँ ऐसे देखने को मिलने वाले हैं जो कि ऐसा लगता है मोटे मोटे तौर पर जब टॉपिक के बाहर से देखते हैं बिना पढ़े तो ऐसा लगता है कंफ्यूजन है, लेकिन देखो कितना स्पेसिफिकली बता रखा है कि अगर ऐसा होगा तो ये भी है, ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है, तो आपको उन ऑप्शंस में अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस लेक्चर के बाद में। ought to का प्रयोग ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो जब भी हमारा कोई कर्तव्य होता है या फिर नैतिक दायित्व होता है, इन दोनों के ही लिए हम लोग ought to का प्रयोग करते हैं। You ought to start at once, तुम्हें ये कार्य अभी शुरू करना चाहिए। Such things ought not to be allowed, ऐसी चीजों की अनुमति नहीं होनी चाहिए। डिजायरेबिलिटी
या एडवाइजेबिलिटी। डिजायरेबिलिटी का मतलब होता है कि जहां पर मैं इच्छा को बताऊं, एडवाइजेबिलिटी का मतलब जहां पर मैं सुझाव दूं या सलाह दूं, उसके लिए भी हम ought to का प्रयोग करते हैं। देयर ought to be more buses, और अधिक बसेस होनी चाहिए। कॉफी ought to be drunk while it is hot, कॉफी को तब पिया जाना चाहिए जब वह गर्म हो। तो ये मेरी इच्छा शक्ति को भी बताएगा, एडवाइजेबिलिटी को भी बताएगा। तो यहाँ पर भी हमें जो शुड वाला था ना, चाहिए का अर्थ हमें यहाँ पर मिल जाता है। ought to का प्रयोग लॉजिकल नेसेसिटी यानी कि तार्किक आवश्यकता को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी ऐसा कोई भी बात जिसमें हमें लगता है कि यार लॉजिकल ये तो ऐसा होना चाहिए, तार्किक तौर पर ऐसा होना चाहिए, तो उसको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। आदिल और नॉट टू बी लेट, यानी आदिल को लेट नहीं होना चाहिए। अमन ought to start at once, अमन को अपना कार्य अभी तुरंत प्रभाव से शुरू कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में ought to के बदले शुड का प्रयोग भी किया जा सकता है। आप चाहो तो ought to का प्रयोग करो, शुड का प्रयोग करो, दोनों सही होंगे। ought to के बाद में हैव का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पास्ट ऑब्लिगेशन को, यानी कि भूतकालिक उत्तरदायित्व को अगर बताना हो तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, केवल चाहिए नहीं, चाहिए था, ऐसा अगर अर्थ बन रहा है तो उसमें आपको ought to प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यू ought to have seen the documentary film, तुम्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखनी चाहिए थी। यू ought to have obeyed your parents, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए था। ought to का पास्ट टेंस का फॉर्म नहीं होता, लेकिन पास्ट टेंस फॉर्म ought to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसा भी हमने देखा। ought to तथा should का प्रयोग एक दूसरे के बदले होता है, अर्थात इनके प्रयोग में कोई अंतर नहीं होता। ought to लगाओ चाहे should लगाओ, एक ही बात है। ought not to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पास्ट के डिसअप्रूवल, यानी किसी चीज को आप नामंजूर कर रहे हो, अस्वीकृत कर रहे हो, तो उसके लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है? यू ought not to have shirked work, तुम्हें अपने कार्य से जी नहीं चुराना चाहिए। कार्य को कहते ना, कार्य से उड़ी मारना छोड़ के कुछ दूसरे चीजों में लग जाना, वो नहीं करना चाहिए। रीना ought not to have deceived me, रीना को मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था, यानी कि रीना ने मुझे जो धोखा दिया उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस बात के लिए नामंजूरी आ रही है। ought to का प्रयोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी कि बहुत ही प्रबल संभावना के लिए एक्सप्रेस करता है, यानी उसके लिए किया जाता है। ही ought to win the race, वह रेस जीत ही जाएगा, मतलब जीता नहीं है लेकिन पूरा मेरे को पता है कि वो जीत जाएगा। शी ought to pass in the first division, यानी कि जैसे मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए कहूं तो आप सभी विद्यार्थी क्या हैं, फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा गाइस यहां पर हमें देखने को मिलता है मस्ट। तो मस्ट का प्रयोग जो है वो कंपल्शन या बाध्यता या अनिवार्यता या फिर स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है, यानी कि आप इसके लिए कंपल्शन के लिए एक शब्द और लिख सकते हैं, यहां पर चाहे तो अनिवार्यता लिख सकते हैं। जब भी किसी कार्य की अनिवार्यता होती है इसका प्रयोग किया जाता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए होता है। कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एट लीस्ट 5 आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस। मैंने क्या बताया था, वो कैंडिडेट वाला जब आया था मैंने वहां गोला लगा के ऊपर लिख दिया था मस्ट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में पता है क्यों, एग्जामिनर ज्यादातर मस्ट को सही मानता है ना, बाकी चीजों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। शुड वुड को तो चल ठीक है, कोई बात नहीं, मर्जी हो जैसा कर लेकिन जहां मस्ट आ जाता है वहां काम करना ही होता है। और मस्ट से भी एक कदम ऊपर जाना है कि काम करना है वाली बात नहीं, काम करना ही करना है, तो हैव टू में चले जाओ। यू हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। यू मस्ट हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी है और करनी ही होगी या करनी ही है, तो हैव टू का प्रयोग करो और स्ट्रॉन्ग कंपल्शन आ जाता है, यानी कि बाध्यता में ऐसी बाध्यता के सामने वाला दाएं बाएं भी नहीं हिल सकता। कैंडिडेट्स मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, 10 में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड फ्रंट ऑफ द गेट, कार्स जो हैं उन्हें गेट के सामने पार्क नहीं किया जाना चाहिए। फिक्स्ड का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा या दृढ़ संकल्प का एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। वी मस्ट गो, हमें जाना ही होगा। आई मस्ट हैव माई मनी बैक, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए ही चाहिए। डिजायरेबिलिटी अभी बात करी, एडवाइजेबिलिटी अभी बात करी। वी मस्ट सी वॉट कैन बी डन, हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। आई मस्ट आस्क यू नॉट टू डू दैट, मुझे तुमसे कहना ही होगा कि ऐसा मत करो। सर्टेनिटी यानी निश्चितता को व्यक्त करने के लिए होता है। डोंट बैट ऑन हॉर्स रेसेस,
घुड़सवारी पर या जो घोड़े की रेस होती है उस पर पैसा मत लगाओ। यू मस्ट लूज इट इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में तुम देखोगे तो तुम हारे हुए ही रहोगे। यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, तुम्हें कल तक इस कार्य को समाप्त करना है। प्रबल संभावना, किसी कार्य के होने की स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड होता है कि भाई काम होगा ही होगा, उसको दर्शाने के लिए अभी बात की। स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड की जगह अगर मैं पक्का इरादा की बात करूं, दृढ़ संकल्प की बात करूं, तो ये भी वही बात है। चाहे दृढ़ संकल्प बोल लूं, पक्का इरादा बोल लूं या स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड बोल लूं, एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर योर लॉन्ग वॉक, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी, तुम इतना लंबा चल के आए उसके बाद। दिस मस्ट बी द बुक यू वॉन्ट, ये वही किताब होनी चाहिए जो तुम्हें चाहिए। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट श्रीमती गांधी, आपने श्रीमती गांधी के बारे में सुना होगा। पास्ट ऑब्लिगेशन को व्यक्त करने के लिए मस्ट के स्थान पर हैड टू तथा नॉन ऑब्लिगेशन को व्यक्त करने के लिए नीड नॉट का प्रयोग किया जाता है। नॉन ऑब्लिगेशन का मतलब अकर्तव्य, ऐसे कार्य जो कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आते, उन्हें दर्शाने के लिए नीड नॉट का प्रयोग किया जाता है। यू नीड नॉट टू स्पेंड इट ऑल, तुम्हें यह पूरा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था। द स्टूडेंट हैड टू राइट इन इंक, विद्यार्थियों को इंक में लिखना चाहिए था। मस्ट का प्रयोग फिक्स डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प को करने के लिए आता है, अभी बात की। यू मस्ट गो, आई मस्ट सेव द मनी, सेम बात वापस हुई है। मस्ट का प्रयोग अनिवार्य या अवश्यंभावी, ऐसा कार्य जो होना ही हो, ऐसा कार्य जो होना ही होता है, उसको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करना ही होगा, करना ही है, करना ही होता है सफल होने के लिए। वी मस्ट ऑल डाई, हम सबको एक दिन मरना है, अब ये तो होना ही है, इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। रिटर्न ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस, लिखित आदेश या निर्देशों को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। एम्प्लॉयज मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 10 AM, सुबह 10 बजे तक सारे जो कर्मचारी हैं उन्हें अपने डेस्क पर आ जाने चाहिए। अति तीव्रता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए शुड के बदले मस्ट का प्रयोग होना चाहिए। यू मस्ट एडहेयर टू द रूल्स ऑफ द रोड सेफ्टी, अब यहां पर शुड वाली बात नहीं है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, रोड सेफ्टी के जो नियम है उनका पालन तुम्हें करना ही करना है, वो वाला भाव यहां पर आता है। अगला आया यूज्ड टू। यूज्ड टू कब आता है? जब हम बात करते हैं कि ये व्यक्ति इस चीज का आदी है या ये इस चीज का अभ्यस्त है, ये इस चीज का शौकीन है, भी कई बार आ जाता है ना। इस तरह का जब भाव बनता है तब यूज्ड टू, ये ऐसा करता ही है ना। किसी की आदत इत्यादि बताने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। इसके लिए इसका प्रयोग डिसकंटिन्यूड हैबिट, फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस, इन द पास्ट को व्यक्त करने के लिए होता है, क्योंकि यूज्ड है ना, यूज नहीं है, तो यानी कि ये कौन सी फॉर्म में चलेगा? पास्ट फॉर्म में। किसी चीज का आदि था, आदतन क्रिया थी, था, थे, थी का भाव यहां पर साथ में जुड़ा रहेगा, ठीक है, उसको दर्शाने के लिए आता है। देयर यूज्ड टू बी अ हाउस हियर, यहां एक घर हुआ करता था। आई यूज्ड टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय, मैं वहां रहता था या रहा करता था जब मैं छोटा बच्चा था। इसके पश्चात हमेशा टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। टू इन्फिनेटिव कौन सा है? तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम टू इन्फिनेटिव कहते हैं। आई यूज्ड टू स्मोक अ पाइप, मैं एक पाइप पिया करता था, जैसे वो राजकुमार वाली मूवीज में आता है ना पुराने, वैसा। आई यूज्ड टू रीड लिटरेचर ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, मैं लिटरेचर यानी साहित्य पढ़ा करता था अपने कॉलेज के दिनों में। इसका प्रयोग अकस्टम्ड टू, वही अकस्टम्ड टू का मतलब आदि या अभ्यस्त होना होता है, आदि होना, ठीक है। आदि होने के अर्थ में भी होता है आदि होना, आदत होना। आई एम नॉट यूज टू हार्ड वर्क, मैं कठिन परिश्रम करने का आदि नहीं हूं। यू विल गेट यूज टू इट वेरी सुन, तुम जल्द ही इस चीज के आदि हो जाओगे। प्रेजेंट हैबिट को दर्शाने के लिए कभी कभी यूज टू या यूजेस टू का प्रयोग नहीं होता है। ही स्मोक्स, वह सिगरेट पीता है, सीधी बात, बात खत्म। वह सिगरेट पीने का आदी है तो भी ही स्मोक्स, वह सिगरेट पीता है तो भी ही स्मोक्स। यहां पर यूज टू या यूजेस टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यूज टू का नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव इस प्रकार बनता है, ही यूज्ड नॉट टू स्मोक एवरी डे, यानी कि वह प्रतिदिन सिगरेट नहीं पीता है। ही डिड नॉट यूज टू स्मोक एवरी डे, या वह प्रतिदिन सिगरेट नहीं पीता है, दोनों अर्थ में इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर जब हमने यूज्ड नॉट टू का प्रयोग किया तब तो ये मॉडल की तरह यूज हुआ,
और डिड नॉट यूज टू में जब हमने यूज का प्रयोग किया तो यहां पर ये यूज किसकी तरह प्रयोग हो रहा है, ये मेन वर्ब की तरह यहां पर प्रयोग हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है नीड। नीड का प्रयोग आवश्यकता को दर्शाता है, ये बिल्कुल एक ही वर्ड है, इसी को दर्शाएगा। आवश्यकता, रिक्वायर्ड टू हैव टू बी नेसेसरी, आवश्यक होने के अर्थ में आता है। मेन वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में रहता है। ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी मदद की आवश्यकता है। ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता है, इसे दर्शाता है। नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है, जैसे कि आई नीडेड हिज परमिशन, तो ये नीडेड जो है ना ये टू के लिए आया है, तो आई नीडेड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक, मुझे इस किताब को लिखने के लिए उसकी आवश्यकता थी। ही नीडेड टू टॉक टू हर, उसे उससे बात करने की आवश्यकता थी। नीड का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, नीड का कभी भी नीडिंग नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखना। नीड का कभी नीडिंग नहीं बनेगा, नीडिंग बनाना इनकरेक्ट यूज है। उसे कुछ किताबों की आवश्यकता है, ही नीड्स सम बुक्स। जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनता है, बस केवल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है जो हम टेंस में ऑलरेडी देख के आए। ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी मदद की आवश्यकता है। ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, ही डज नॉट नीड माई हेल्प, उसे मेरी मदद की आवश्यकता नहीं है। दे डू नॉट नीड टू डू देयर होमवर्क, उन्हें अपना होमवर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आई डिड नॉट नीड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक, मुझे ये किताब लिखने के लिए उसकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। डू यू नीड माई हेल्प, क्या तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। डज ही नीड अ बुक, क्या उसे एक किताब की आवश्यकता है। डज ही नीड टू कम हियर, क्या उसे यहाँ आने की आवश्यकता है। ये पूरा का पूरा पोर्शन हम लोग टेंस के अंदर एक एक वाक्य के अंदर मैंने एक एक वाक्य खुद ने लिख करके बना करके बताए हैं, बस ये उसी का रेफरेंस है और कुछ भी नहीं। नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद जरूरत के मुताबिक इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कब, जरूरत के मुताबिक यानी आवश्यकता अनुसार। आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की आवश्यकता है। ही नीड्स टू अटेंड द क्लास, उसे क्लास अटेंड करने की आवश्यकता है। दे नीड टू कम देयर हियर, उन्हें यहां आने की आवश्यकता है। नीड नॉट या नीडंट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव आइडिया यानी कि नकारात्मक विचार, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नकारात्मक विचार को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। ही नीड नॉट कम हियर, उसे यहां आने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट डू दिस वर्क, तुम्हें यह कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट या नीडंट के बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया नहीं जा सकता है, यानी कि इसका प्रयोग यहां पर नहीं होना चाहिए। नीड नॉट या नीडंट आ गया तो उसके बाद में इन्फिनेटिव जो कि टू के साथ होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ही नीड नॉट गो देयर, अब यहां पर नीड नॉट टू नहीं आया, ही नीड नॉट गो देयर सीधा आ गया, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। ही नीडंट हेल्प यू, उसे तुम्हारी सहायता या मदद करने की आवश्यकता नहीं है। नीड का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्लूरल फॉर्म में इस प्रकार होता है। कैसे होता है, तो नीड का नीड्स नहीं बनेगा। नीड शी गो देयर, क्या उसे वहां जाने की आवश्यकता है। नीड ही मीट हिज बॉस, क्या उसे अपने बॉस से मिलने की आवश्यकता है। अब गाइज ये टॉपिक बस ऐसा है कि इसमें आपको कुछ ऐसे सेंटेंस देखने को मिल रहे हैं जो आपने पहले नहीं देखे। अगर मैं सीधा एक आपसे सीधी बात करूं ना, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन दे करके पूछ लो ना कि ये वाक्य सही है कि गलत है, आप में से 80% स्टूडेंट कह देंगे ये वाक्य गलत है, जो मॉडल पढ़ के जाएंगे। रीजन, उन्होंने इस तरह के सेंटेंसेस देखे नहीं, और नहीं देखे तो फिर इसमें दिक्कत होती है, राइट। नीड का प्रयोग हार्डली ओनली के साथ मार्जिनल वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह प्लूरल फॉर्म में होता है, तो ऐसा प्रयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं होता है। वी नीड हार्डली रिमाइंड यू ऑफ योर प्रॉमिस टू विजिट अस, यानी कि ये वाक्य जो है ये गलत है। तो अगर इस तरह के वाक्य बनते हैं तो ये गलत होते हैं। शी नीड ओनली साइन दिस फॉर्म एंड आई शैल डू द रेस्ट, उसे बस केवल ये फॉर्म जो है इस पर साइन करने की आवश्यकता है, बाकी मैं देख लूंगा। डेयर का प्रयोग जो है वो साहस या हिम्मत करना के अर्थ में होता है। करेजियस इनफ टू डू समथिंग, यानी इतना साहसी हो कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए। और टू हैव द इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस का मतलब साहस होने के अर्थ में। इस अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। तो सिंगुलर, तो ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। बात की थी ना कि नाउन और वर्ब में क्या अंतर होता है, कि अगर इसमें एस जोड़ा जाए
और इसमें एस जोड़ा जाए, तो ये नाउन में एस जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, वर्ब में एस जोड़ोगे तो सिंगुलर हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो दे डेयर टू कम हियर, उनमें यहां आने का सामर्थ्य या साहस है। डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है। ही डेयर टू कॉल मी अ फूल, उसका इतना साहस था कि उसने मुझे एक बेवकूफ कहकर पुकारा। शी डेयर टू अपोज हर हस्बैंड, उसमें इतना साहस है कि वह अपने पति का विरोध कर सकती है। जब डेयर का प्रयोग चुनौती देने के अर्थ में या ललकारने के अर्थ में आता है तो इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, ही डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस, उसने मुझे कहा, उसने मुझे चुनौती दी कि तुम सफल होकर दिखाओ। आई डेयर्ड हिम टू विन द मैच, मैंने उसे चुनौती दी मैच जीतने के लिए। जब डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है जरा देखते हैं एक बार इसको। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसमें वहां जाने का साहस नहीं है। आई डोंट डेयर टू अपोज माई फादर, मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं अपने पिता का प्रतिकार कर सकूं, है ना। अपोज करने का मतलब प्रतिकार करना, विरोध करना। दे डिड नॉट डेयर टू टॉक टू मी, उनमें मुझसे बात करने का सामर्थ्य नहीं है। इंटरोगेटिव वाक्य क्या बनेंगे तो कैसे बनेंगे, डज शी डेयर टू कम हियर, क्या उसमें साहस है यहाँ आने का। डू आई डेयर टू अपोज माई टीचर, क्या मुझ में इतना साहस है कि मैं अपने टीचर, अपने शिक्षक का विरोध कर सकूं। डिड दे डेयर टू टॉक टू मी, क्या उनमें इतना साहस या सामर्थ्य है कि वो मुझसे बात कर सकें, क्या उनमें इतना साहस है कि वो मुझसे बात कर सकें। इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद जरूरत के मुताबिक इन्फिनेटिव टू के साथ में इसका प्रयोग होता है। ही डज डेयर टू अपोज हिज बॉस, उसमें इतना साहस है कि वह अपने बॉस का, अपने जो भी उसके उच्च अधिकारी हैं उनका विरोध कर सके। दे डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू, वे तुम्हारे खिलाफ बोलने का साहस नहीं कर सकते। डेयर नॉट या डेयरंट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी उसके साथ एस ई एस आई एस नहीं लगता है। इस केस में एस नहीं लगता है। आई डेयर नॉट गो देयर, मेरे में वहां जाने का साहस नहीं है। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, उसमें इतना साहस नहीं है कि अपने पिता का विरोध कर सके। डेयर नॉट या डेयरंट के बाद इन्फिनेटिव विथ प्लस टू का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना, नहीं होगा। ही डेयर नॉट टू गो देयर, उसमें वहां जाने का साहस नहीं है। आई डेयर नॉट टू कॉल यू अ फूल, मुझमें तुम्हें बेवकूफ कहने का या बेवकूफ कहकर पुकारने का साहस नहीं है। डेयर का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में इन्फिनेटिव टू के बिना होता है, जो अभी हमने पढ़ा। डेयर शी अपोज हर फादर, क्या उसमें इतना साहस है अपने पिता का विरोध कर सके। हाउ डेयर यू टच हर, तुमने उसे छूने की हिम्मत या साहस कैसे किया। उपरोक्त वाक्य में डेयर का प्रयोग मार्जिनल या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है। हाउ डू यू डेयर टू टच हर में डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है। ठीक है गाइस, तो हमें यह भी देखना होगा कि कहां पर किसका प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी की तरह किया गया है और कहां पर मेन वर्ब की तरह किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कहां पर डेयर के साथ में याद रखनी है और नीड के साथ में याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूं गाइस आप लोगों ने आज का लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया होगा, काफी कुछ जानने को मिला होगा। मिसकंसेप्शन जो होंगे, बहुत सारी चीजें जो उलझी भी होंगी, उसको भी आज सुलझाने में मदद मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।